नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो अब 8 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे विजन आइज का, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है। अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको धीमा लग रहा हो तो 1.5 लगा लीजिएगा। बहुत तेज तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा स्पीड मेरी नहीं है। और कोई भी सजेशन या कुछ भी देना हो या कुछ मैं गलत बता दिया हूं तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अपना आज का जो करंट अफेयर डेली का स्टार्ट करते हैं। यूएसए एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट ड्यू टू पोलर वर्टेक्स। ठीक है, तो पोलर वर्टेक्स होता क्या, मैं आपको पहली बार ये समझा देता हूँ होता क्या। पोलर वर्टेक्स जान लीजिए। मान लीजिए अभी देखते हैं ना, ये पृथ्वी का, ये मान लीजिए ज्योग्राफी में देखेंगे तो दो भाग में बांटा जाता है ऐसे ऐसे करके। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोनों, ठीक है। कर्क रेखा, ये मकर रेखा, दो दो हाफ में, ठीक है। ये पोलर रीजन है, ठीक है, ये पोलर रीजन है। मैं अब ये पोलर रीजन में होता क्या, अब मैं इसी इलाका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल व्यू बनाता हूँ मैं यहाँ पे नीचे। ये हवा जब उठेगी, ठीक है, ये हवा उठेगी। जब कोई चीज आपसे सर के ऊपर से उठेगा तो आपको हल्का फील होता है, ठीक है। हल्का फील होने का मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। यहाँ पे सब इकट्ठा हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे प्रेशर हाई माना जाएगा। तो ये हवा ऐसे ऊपर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। फिर आने के बाद डिफ्लेक्ट करेगी एयर, एयर डिफ्लेक्ट करती है। फिर ऐसे आके एक जगह कुछ देर बाद भाई गिरेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एयर यहाँ पे गर्म है, ठीक है। यहाँ आते आते ठंडा हो जाएगा तो भारी हो जाता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है। जब भारी होगा तो एयर गिरेगा एक जगह, गिरने लगता है, ठंडी हवा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हवा नीचे आ रही है, यहाँ पे गिर रही, तो ये हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और जानते हैं हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। तो ये यहाँ पे क्योंकि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कभी कभी देखिए इसके तुलना में तो ये लो प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। इसके कंपेरिजन में यहाँ पे लो प्रेशर हवा है। क्यों, क्योंकि यहाँ हवा इधर से इधर आ रही है, तो फिर से यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, इसके तुलना में। मगर ये भी लो प्रेशर है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है। लेकिन ये कभी कभी इतना ज्यादा लो, ये वाला यहाँ ये इलाका जो इतना ज्यादा लो हो जाता है, कभी इतना ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है। होता क्या है, ये जो एयर है इसके कंपेरिजन में, यहाँ की एयर इसके कंपेरिजन में हाई हो जाती है, ठीक है। फिर से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। आपको पता है एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। तो यहाँ की एयर अचानक डिफ्लेक्ट कर जाती है इस तरफ, यहाँ की तरफ, समझ गए। जब जब डिफ्लेक्ट कर जाते हैं तो ये ठंडी हवा होती है, आपको पता है। तो यहाँ का जो इलाके होते हैं, यहाँ पे जब ठंडी हवा यहाँ आ जाती है, प्रेशर हाई बन जाता है, यहाँ पे कोल्ड आ जाता है, कोल्ड इवेंट ज्यादा हो जाता है। तो ये इलाके कहाँ के हैं आपको बता दें, पोलर रीजन। ये मान लीजिए इधर पोलर रीजन है, तो नीचे के थोड़ा अमेरिका, अमेरिका कनाडा, ठीक है, ये सब इलाके आते हैं। तो इसको पोलर वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोलर वर्टेक्स कहते हैं। जिसकी वजह से सडन ठंडियाँ बढ़ जाती हैं। मैंने आपको बता दिया डायग्राम में क्या चीज़ है। ये पढ़ लेते हैं इसको। इसमें द ऑनगोइंग कोल्ड, जो यूएस में कनाडा में जो आर्कटिक ब्लास्ट इसको कभी कहते हैं, ड्यू टू साउदर्न एक्सपेंशन ऑफ द पोलर वर्टेक्स, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउदर्न है, तो ये साउथ की तरफ आता है, तो साउदर्न एक्सपेंशन ऑफ पोलर वर्टेक्स। अब इसका डिफिनेशन दे रखा है पोलर वर्टेक्स का, क्या है, एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर, ठीक है। कुल मिला के जो मैंने आपको बताया काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए काउंटर क्लॉकवाइज ही तो है ये, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या है, ऐसे ना, एक काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी बाकी डिफिनेशन के यहाँ पे बहुत मतलब टेक्निकल शब्द है, इसका बहुत मतलब है नहीं। मैंने आपको बस जो बताया कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रोपोस्फेरिक पोलर वर्टेक्स होता है, मैं पोलर वर्टेक्स को पीवी बोलूंगा, ठीक है। एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक पीवी। और ये दोनों, इनका अलग अलग थोड़े इलाके में, ट्रोपोस्फेयर से पता है आपको, नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो कुछ हाइट का भी तो बहुत अंतर होता है। तो लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं ट्रोपो वाले, एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर के ऊपर से होते हैं। और हाई पे बनते हैं तो 15 से
50 किलोमीटर के हाइट पे बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी में होता ही है, कभी कभी यहाँ से एयर डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो कभी यहाँ से, तो जो अगर ज्यादा ऊपर से करेगा तो स्ट्रेटोस्फेरिक वाला होगा, ज्यादा नीचे से थोड़ा करेगा तो ट्रोपोस्फेरिक हो जाएगा, बस यही है। और एक होता है स्ट्रांग पोलर वर्टेक्स, एक होता है वीक पोलर वर्टेक्स। बस वही, अगर ज्यादा स्ट्रांग के साथ खींचेगा, देखिए ये यहाँ ज्यादा इसने यहाँ डिफ्लेक्ट कर दिया है, मतलब यहाँ एयर का में से सीधा सीधा आराम से जा रहा है। और जब कम डिफ्लेक्ट करता है तो मतलब जो इसके जो जिग जैग बनाती हुई जाती है, जेट जेट स्ट्रीम बनाते हुए जाती है, इसलिए इसको कहते हैं वीक पोलर वर्टेक्स। अच्छा एक चीज और बता दो, वीक पोलर वर्टेक्स की वजह से, क्योंकि जो ऐसे ऐसे जा रही है ना, देखिए ऐसे ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए एक कर्क रेखा को भी छू रही है, यहाँ कर्क रेखा को ये नहीं छू रही है, ये कर्क रेखा को नीचे छू रही है। अच्छा ये कर्क रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ कैंसर को छूती है, तो यहीं पे मेडिटेरियन सी भी होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेडिटेरियन सी कहाँ पे, अफ्रीका के ऊपर है, जो कि लाइन ऑफ कैंसर के पास में है। ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर के पास में, तो वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ठंडी में, जो भारत में पानी बरसता है, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ हिंदी में कहते हैं उसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये उसको मजबूत करता है। और वीक पोलर वर्टेक्स की वजह से भारत में और ठंड बढ़ती है और पानी बरसता है। क्या होता है, और पानी बरसता है ठंडियों में, इसलिए आप देख रहे होंगे इस समय ठंडियों में भारत में ज्यादा पानी बरस नहीं रहा है, क्योंकि काफी स्ट्रांग पोलर वर्टेक्स है इस समय। आपको बता दिया इम्पैक्ट क्या होते हैं पोलर वर्टेक्स के, ये देख लीजिए, आर्कटिक ब्लास्ट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ओजोन डिप्लीशन होता है। इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता है, वीकेंड पोलर वर्टेक्स रिजल्ट इन मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंगिंग हैवी स्नोफॉल टू द वेस्टर्न हिमालयाज एंड कूलर कोल्डर टेम्परेचर इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, अगर वीकेंड पोलर वर्टेक्स होता है तो उसके लिए कह रहा है ओजोन डिप्लीशन होता है, ट्रैप्ड कोल्ड एयर इन वर्टेक्स एक्सक्रेट्स ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन में भी ये लीड करता है, क्योंकि जो कोल्ड एयर ट्रैप्ड होता है ना उसमें, द ट्रैप्ड कोल्ड एयर इन वर्टेक्स में। एक्सट्रीम वेदर इवेंट मैंने आपको बता दिया। तो पोलर वर्टेक्स जो मैंने आपको मेन जो डायग्राम मैंने आपको बताया ना, ये वाला डायग्राम जो मैंने बताया, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। एन एडवाइजरी ग्रुप अंडर इंडिया एआई मिशन रिलीजियस रिपोर्ट ऑन एआई गवर्नेंस गाइडलाइन डेवलपमेंट। तो जो एआई गवर्नेंस को लेकर जो गाइडलाइन दिया है, किसने, इंडिया एआई मिशन के तहत एक एडवाइजरी ग्रुप बना था, कि किसके द्वारा हेड किया गया था वो ग्रुप, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हमारे हैं, उनका नाम आप कमेंट में बताइए कौन है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है उनके अंडर में हुआ था, एक सब कमेटी बनी थी, उसने एआई गवर्नेंस के लिए गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, एआई गवर्नेंस समझ गए, एआई से रिलेटेड जो गवर्नेंस होगा उसकी बात कर रहा है। अबाउट एआई गवर्नेंस की डिफिनेशन आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी। ए गवर्नेंस रिफर्स टू प्रोसेस स्टैंडर्ड गार्ड ट्रेल्स, ठीक है, गार्ड रेल्स है, दैट हेल्प इंश्योर AI system and tools are safe and ethical and thereby ensuring fairness and respect फॉर ह्यूमन राइट्स। इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए मेनली क्या है, आप जान लीजिए इसके जो कंपोनेंट है आप उसको जानिए, क्या जैसे 8 प्रिंसिपल्स क्या है एआई गवर्नेंस के, एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस होना चाहिए, प्राइवेसी सिक्योरिटी, डिजिटल बाय डिजाइन गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल इनोवेशन हो, ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज को ध्यान दे, ठीक है, फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसके प्रिंसिपल से एआई गवर्नेंस के। हाईलाइट किया है जो की इशूज जो हाईलाइट किए हैं, डीप फेक्स एंड मेलिक्यूअस कंटेंट। आप डीप फेक वीडियोस देखते होंगे, डीप फेक वीडियोस क्या होते हैं, जैसे आपने एक देखा होगा एक स्मृति मंदाना का, सॉरी रश्मिका मंदाना का एक वीडियो बना दिया गया था, जो कि काफी मतलब कि awkward वीडियो था उनके लिए, तो जबकि उनका वो असली नहीं था। ठीक है, उसको डीप फेक वीडियो कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड इश्यूज है, एआई लेड बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पता चला नहीं, आप देखते होंगे कि रीजनल बायसनेस देखने को मिल जाता है। अब अभी से देख लीजिए एआई वाई, अभी अमेरिका के बारे में पूछे कितना अच्छे से बताएगा, इंडिया को कितना गलत तरीके से दिखाता है। ये रिकमेंडेशंस क्या है, एक एस्टेब्लिश करी क्या, इंटर मिनिस्ट्रियल एआई कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्रिएट a technical secretariat, leverage the technical legal measures, explore technological solutions like watermarking content। watermarking मतलब क्या, जैसे कि आप कोई कुछ बनाए हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें वाटर मार्क लग जाएगा तो पता चल जाएगा किसने बनाया है।
आप नहीं देखते हो कोई वीडियो बनाते हैं तो वाटर मार्क उसका लगा रहता है, जब उसका लोगो लगा रहता है उस वीडियो में, आप देखते होंगे। जिससे आप कोई भी उसका उठा लीजिए, फिल्मोरा ले लीजिए, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, कोई वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें वाटर मार्क लगा होता है। सेटअप एंड एआई इंसिडेंट्स डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस बनाइए कि एआई से संबंधित क्या गलतियां हुई है, क्या दिक्कतें आई, क्या इश्यूज आए, ताकि उसके हम रिस्क को समझ सके, ठीक है। इंडिया एआई मिशन देखते हैं। इंडिया एआई मिशन का अप्रूव हुआ 2004 में, और कितना बजट दिया गया इसका, 10,300 करोड़ दिया गया था। कितना, 10,300 करोड़ दिया गया था। किस लिए दिया गया था ये देख लेते हैं। टू क्रिएट अ रोबस्ट एआई इकोसिस्टम थ्रू 7 की पिलर्स इंक्लूडिंग एआई कंप्यूट कैपेसिटी, फ्यूचर स्किल, सेफ ट्रस्टेड एआई एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग। फोकस ऑन डेमोक्रेटाइजेशन एआई एक्सेस, इंप्रूविंग डेटा क्वालिटी एंड ensuring इथिकल एआई डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी कोरल्स सक्सेसफुली सेटल्ड ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है। कोरल कंजर्वेशन से संबंधित ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। ये जो क्रायो कोरल्स को लैब में मतलब कि जिंदा रखते हैं उसको, ताकि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बच सके, कूलर ब्लीचिंग से बच सके। तो क्रायो बॉन्ड कोरल्स क्या होते हैं? दे आर क्रिएटेड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब समझ लीजिए बर्फ, ठंडा, क्रायो मतलब ठंडा समझ लीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के जरिए, जिसमें उसको उनको फ्रीज किया जाता है, कोरल के सेल्स को फ्रीज किया जाता है, उनके टिश्यूज को फ्रीज किया जाता है काफी लो टेम्परेचर पे। प्रोसेस क्या होता है, कोरल सेल्स जो टिश्यूज होते हैं वो वाटर कंटेन करते हैं, जो कि डैमेज कर विच फॉर्म डैमेजिंग आइस क्रिस्टल व्हेन फ्रोजन, ठीक है, विच फॉर्म्स डैमेजिंग आइस क्रिस्टल व्हेन फ्रोजन। तो उसके अंदर जो फ्रोजन जो वाटर होता है वो जम जाता है, ठीक है। क्रायो क्रायो प्रिजर्वेशन यूज cryo protectants to remove water from the cells during freezing and support cell structure when thawed। होता क्या है, जब कभी कभी खूब लो, जब कोई बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है तो जो कोरल मरने लगती है। कोरल कैसे मरने लगती है? कह देखिए काफी लो पे भी मरेंगे, काफी एक्सट्रीम पे भी मरेंगे। लो पे क्या मरेंगे, जब उसके अंदर जो पानी होता है जम जाता है, और जब वो पानी पिघलता है, मतलब आपके अंदर का खून अभी जम जाए बर्फ से, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पे जम जाए तो क्या होगा? आप मरेंगे, बचेंगे? मर जाएंगे। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन से उसको क्या करते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज करते हैं, जिससे वो वाटर निकालते हैं, पानी निकालते हैं, ताकि वो मरे ना। एंड सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर व्हेन थॉट, ठीक है। सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू क्या है? क्लाइमेट चेंज रिलीजन से प्रोजेक्ट एम्स टू डिप्लॉय मिलियंस ऑफ हीट टॉलरेंट कूलर्स ऑनटू रीफ एनुअली टू कम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है। आप समझिए इसमें इंपॉर्टेंट, बस इतना जान लीजिए। कोरल रीफ, कोरल होती क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब समझ लीजिए एक छोटी छोटी जानवर है, एक कोरल पॉलिप टाइप के ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं पॉलिप, ऐसे होते हैं, कोरल्स होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो बाद में कोरल का बनाते हैं। कैसे? ये मर जाते हैं तो ये एकदम ठोस हो जाते हैं, तो ये कैल्शियम की फॉर्म में एकदम ठोस बन जाते हैं। होता क्या, मान लीजिए ऐसे है ये, ठीक है, ये सब कोरल्स हैं, ये मरे, इनके ऊपर जिंदा वाले हैं तो ये मरे, तो ऐसे ऐसे बनते, ऐसे बढ़ते चले गए, ठीक है, एक ऊपर चढ़ते चले गए, चले गए, तो ये पानी है, कभी पानी के बाहर निकल आते हैं, तो कोरल रीफ दिखने को मिलता है। मतलब धीरे धीरे ऐसे खूब लंबा तक समुद्र के नीचे कोरल्स होते हैं। ये ज्योग्राफी का मेन हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, बस वो बताना था इसमें आपको कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी कोरल सक्सेसफुली कहाँ पे सेटल किया गया है? ग्रेट बैरियर रीफ में। थ्रेट, कोरल रीफ्स को थ्रेट क्या क्या है? क्लाइमेट वार्मिंग पता है, पॉल्यूशन भाई पता है, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, एक्वेरियम ट्रेड की वजह से, आप लोग बेचते हो जो इलीगल जो ट्रेड करते हो उसके लिए, कोरल माइनिंग की वजह से, ठीक है, ये सब दिक्कतें हैं। कंजर्वेशन मेजर्स क्या है भारत की तरफ से? एक नेशनल कमेटी ऑन वेटलैंड मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ बनाया गया था, कब? 1986 में, ताकि एडवाइस करे कंजर्वेशन को लेकर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जो कि प्रोहिबिट करता है क्या? कोरल एंड सैंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। कोरल और सैंड का यूज आप कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर सकते हो बिना किसी के परमिशन के। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूज बायो रॉक और मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी टू रिस्टोर कोरल रीफ, ठीक है, टू रिस्टोर कोरल रीफ।
एक बार यूपीएससी में पूछा था कि जो बायो रॉक टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, ये जो बायो रॉक है किससे संबंधित है, तो रिस्टोरेशन ऑफ कोरल रीफ, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल में पता है साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन कन्वेंशन है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रोजन कोरल रिपोजिटरी कहाँ पे है, इधर द टरोंगा क्रायोडाइवर्सिटी बैंक होल्ड्स ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम 32 कोरल स्पीसीज कलेक्टेड एनुअली सिंस 2011। ये तो उनके बारे में लिखा हुआ कोरल का जो डिफिनेशन दे रखा है। आइए देखते हैं। जी हाँ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया क्या, भारत पोल। अब एक नाम सुनते होंगे इंटरपोल, ठीक है, उसी तरीके से भारत पोल में है। इंटरपोल जो ग्लोबल लेवल पे काम करता है, भारत पोल वो भारत में काम करेगा, जो कि डेवलप किसने किया, सीबीआई। इसको सीबीआई भी हेड करेगी। आपको पता जो इंटरपोल का जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी, जो कोऑपरेटिव बॉडी थी भारत में, कौन सी थी, वो सीबीआई थी, ठीक है। CBI, which serves as a National Center Bureau (NCB) New Delhi for Interpol in India, will manage the portal। 5 की मॉड्यूल क्या है, कनेक्ट करने के लिए इंटरपोल नोटिस को फैसिलिटेट करेगा, साइंटिफिक मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि क्रिमिनल जो कोई क्रिमिनल आतंकवादी कहाँ पे, इससे पता चल सके। रेफरेंस ब्रॉडकास्ट रिसोर्सेज असिस्टेंट फ्रॉम 195 कंट्रीज। कुल मिला के इंटरपोल का जो काम होता है उसी के लोकल लेवल पे भारत में जो काम होगा वो भारत पोल करेगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए यही है इंटरपोल, मैंने आपको बताया अभी, ये 1923 में बना था। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लियोन में। लियोन कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। 196 देश इसके जो है मेंबर हैं। इसका पर्पज क्या है, ग्लोबल कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसियां उनके लिए, टू कम्बैट इंटरनेशनल क्राइम, ठीक है, टेररिज्म नहीं है, क्राइम है, टेररिज्म क्राइम में ही आ जाता है। की फंक्शंस क्या है, इशूज अलर्ट लाइक रेड नोटिस, मेंटेनेंस डेटाबेस ऑन क्राइम एक्टिविटीज, सपोर्ट मेंबर कंट्रीज विद ट्रेनिंग रिसोर्सेज, तो फला फला ये सब चीजें हैं। देखिए अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि टाइमली फिल करिए वैकेंसीज। कौन सी वैकेंसी, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉलोज द पीआईएल दैट हाईलाइटेड लैक ऑफ प्रोग्रेस फिलिंग वैकेंसी डिस्पाइट कोर्ट्स 2019 जजमेंट इन अंजलि भरद्वाज केस में, ठीक है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्दी से आप इसको भरिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन क्या दिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए क्या दिया, द सीआईसी हैज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दे आर 10 सैंक्शनड पोस्ट फॉर आईसी, ठीक है। लगभग 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन इस समय कितना है भारत में, कुल कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सिर्फ 2, ठीक है, यानी 2+1 है। एक कौन चीफ है, बाकी 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। और कितना मैक्सिमम हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मोस्ट स्टेट हैव इनिशिएटेड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बट लैक क्लियर टाइमलाइन फॉर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। कंसर्न ड्यू टू डिफंक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन, वैकेंसीज इन आईसीस यानी इंफॉर्मेशन कमीशन लीड टू इंक्रीज पेंडेंसी बढ़ जाती है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर गैप, a significant portion of 44% of RTIs filed for information that should be proactively disclosed under section 4 of RTI Act, but such disclosure have declined over the years, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो को करना चाहिए नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उतने अधिकारी नहीं बैठे हुए हैं। टाइमली कोई जानकारी देना हो तो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1, तिब्बत में 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। देखिए जो भारत में बीआईएस है ना, भारत क्या कहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बॉडी बनाती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड तय करती है। ये अर्थक्वेक के 5 प्रोन होते हैं, एक एक दो तीन चार 5, ठीक है। भारत में कुल कितने जोन हैं, इसी भी 4 हैं, 2 से शुरू होता है 5 तक है। पहला जोन भारत में है ही नहीं। पहले जोन का मतलब है जो कि अर्थक्वेक प्रोन ना हो, लेकिन भारत में हर जगह ही है, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। हिमालयाज रीजन फॉल्स प्राइमरी इन सिस्मिक जोन 4th एंड 5th में आता है हिमालय जोन, ठीक है। इंडिया सिस्मिक जोनिंग मैप प्रिपेयर्ड बाय बीआईएस के द्वारा, इट क्लासिफाइज इंडिया इनटू 4 जोन।
5432, ठीक है, मतलब वन नहीं है, वन में नहीं आता कोई। जोन फिफ्थ इज द सिस्टमैटिकली मोस्ट एक्टिव रीजन, वाइल जोन टू इज द लीस्ट, एंड जोन वन का मतलब जब हो ही ना, ऐसा है ही नहीं कि भारत में हो ही ना। अब क्या कारण है जो कि अर्थक्वेक कितना आता है हिमालय में? क्योंकि टेक्नोनिक सॉरी टेक्टोनिक कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। आपको पता है कि इंडिया और यूरोपियन प्लेट्स टकराने से हिमालय बना है, तो आज भी वो टकरा रहा है, ठीक है। एक्टिव फॉल्ट लाइन्स है, यंग माउंटेन है, या अगर यंग माउंटेन होने की वजह से स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, तो कब तक अनस्टेबल होगा? जब तक आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक इन हिमालयाज, लैंडस्लाइड एवलांचेस आते हैं, ठीक है। अवलांचेस क्या होते हैं? एवलांचेस होते हैं जो जब ग्लेशियल में जो ग्लेशियल लैंडस्लाइड्स होते हैं उनको एवलांचेस कहते हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, ग्लोफ होता है। अर्थक्वेक कैन destabilize glacial lakes leading to catastrophic flood, tectonic uplift and faulting, sudden change in elevation and affect ecosystem, human settlement। कभी कभी क्या होता है पता है आपको? एक बार बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए पहाड़ है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्लेशियल पहाड़ है, ग्लेशियल है। जब ग्लेशियर जब पिघलता है ना, देखिए ये इतना भारी भंग पहाड़, तो इधर से प्रेशर डाल रहा है, इसी को मेंटेन कर लिए, यहाँ ऊपर से ऐसे प्रेशर हो रहा है। तो कभी जब ग्लेशियर पिघलता है ना, तो ये पिघल के, ये मान लीजिए पिघलते पिघलते ये गायब हो गया। अब लेकिन ऊपर वाला प्रेशर तो खत्म हो गया, ये जो आता था, लेकिन नीचे वाला प्रेशर तो अभी है। तो इसके वजह से भी कभी कभी भूकंप आता है। क्यों? क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे धरती हिलने लगती है कभी कभी, इसके आसपास मतलब हिलने लगेगा, तो ग्लेशियर पिघलने से भी अर्थक्वेक आता है। वे फॉरवर्ड क्या? स्ट्रिक्ट बिल्डिंग रेगुलेशंस, ठीक है, घरों को सही से सरिया लगाइए, इसे नहीं से दीवार खड़ा कर दीजिए, रीजनल कोलाबोरेशन करिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम मेंटेन करिए सही से। अब देखिए, इसमें न्यूज आया था कि आईटीबीपी ने रिलोकेट किया अपने 33 बॉर्डर पोस्ट को क्लोजर टू इंडियन चाइना एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, टू बूस्ट सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, ठीक है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आईटीबीपी क्या है? एक सीएपीएफ का हिस्सा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करता है। जो अब यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम देते हो, यूपीएससी सीएपीएफ का, इसी में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मोटो क्या है इसका? शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा, ठीक है, कर्म और निष्ठा, दृढ़ता है। इसकी शुरुआत देखिए, इसको बनाया गया तो 1962 के बाद से ही बना दिया गया था, लेकिन किसके एक्ट में? सीआरपीएफ एक्ट में बना दिया गया था। लेकिन 1992 में फिर से आईटीबीपी फोर्स एक्ट लाया गया था, ठीक है। और इसका डाइवर्स रूल क्या है? ये सिर्फ 3488, ठीक है, 3488 किलोमीटर जो इंडिया चाइना का बॉर्डर, उसका गार्डिंग का काम है मेन इसका। तो जो इंडिया चाइना का बॉर्डर कौन देखता है? आईटीबीपी देखता है। भारत पाकिस्तान का कौन देखता है? बीएसएफ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बीएसएफ, इंडिया बांग्लादेश का भी बीएसएफ देखती है। और जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया उसकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ देखता है, ठीक है। सीआरपीएफ क्या काम करता है? आतंकवादियों से, जो इंटरनल आतंकवादी जो भारत में आ जाते हैं, या फिर जो नक्सली होते हैं, इनसे कौन लड़ता है? यही सब लड़ते हैं, सीआरपीएफ वाले, ठीक है। एक बहुत बड़ी न्यूज है, इसको मैं अलग से भी न्यूज लाने वाला था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे मैं आपको आपसे बात कर लूँ। इंडिया का कोस्ट लाइन रिकैलकुलेट हुआ है, आप समझ सकते हैं। जो अभी तक आप अपने ज्योग्राफी के बुक में पढ़ते थे कि 7516 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, यह बढ़ गया, ये 1970 में था, ठीक है। कोस्ट लाइन अब बढ़ गया है, अब 11,098 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, जो कि 48% का इंक्रीज देखा गया, 48% का इंक्रीज है। पहले कब देखा गया था? 1970 में। ये जो आप पढ़ते थे 1970 में देखते थे, ये 2023-24 का है, ठीक है, 11,098 किलोमीटर का है। और इसने इसने किसने किसने बताया? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने। अपवर्ड रिवीजन इज एट्रीब्यूटेड टू न्यू मेथोडोलॉजी टू मेजर्स इंडियाज मैरीटाइम established by NMSC. It measures complex coastal formation like bays, estuaries, and inlets, unlike older method that use straight line distance, ठीक है। पहले क्या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखा जाता, सीधा सीधा मिलाते थे सब। मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो ये लोग सीधा ऐसे मिलाते थे, सीधा।
अब सबने कहा नहीं भाई ऐसा हूँ वैसा हूँ, देखो वेस्ट। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? पहले क्या था, गुजरात नंबर 1 था कोस्ट लाइन पे, दूसरे नंबर पे कौन था? आंध्र प्रदेश था, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। लेकिन अब नहीं है, पहले गुजरात पे तो अभी भी नंबर 1 पे, लेकिन नंबर 2 पे तमिलनाडु आ गया, अब आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे चला गया। और वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा बढ़ा है, बंगाल रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, 357% का इंक्रीज देखा गया, वाइल केरला का 5% का सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीज देखा गया है। और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ देखा गया है पता है? 4.9 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। गुजरात रिटेन्स इट्स पोजीशन एज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, फॉलोड बाय तमिलनाडु विच ओवरटेकन आंध्र प्रदेश नाउ 3, वही जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, गौर गरुदक्षी क्या है? गरुदक्षी कर्नाटका लॉन्च द गरुदक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स लड़ने के लिए कर्नाटका का कौन सा ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है? गारुदक्षी। आप इसको सेव कर सकते हो, आप इसको मतलब नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल के लिए काम आएगा। इट इज सॉफ्टवेयर टू एनेबल एन ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द WTI, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भाषिनी प्रोजेक्ट। देखिए भाषिनी प्रोजेक्ट पहले क्या होता था, जो ई श्रम पोर्टल है ना, पहले कुछ ही सब लैंग्वेज में काम आता था, अब इसको कम से कम पूरे 22 लैंग्वेज में काम आए, इसलिए इसको भाषिनी प्रोजेक्ट ने इसको अपग्रेड कर दिया है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, जो कि पहले सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में काम आता है, ठीक है, तो सब लैंग्वेज में आएगा ई श्रम पोर्टल। भाषिनी प्रोजेक्ट क्या जान लेते हैं? 2022 में लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का हिस्सा है। इट इज AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, वही जो मैंने आपको बताया। अंजी खाड़ ब्रिज क्या है? अंजी खाड़, अंजी खाड़ इंडियन रेलवे का इसने अनवील किया, मतलब इंडियन रेलवे ने इसको इनॉग्रेट किया है। मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग है, मतलब क्या शानदार इसकी इंजीनियरिंग की गई। अचीवमेंट विद द कंप्लीशन ऑफ अंजी खड़ ब्रिज, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। भारत का पहला केबल स्टेट रेल, केबल पे मतलब कि डायरेक्ट केबल पे ही स्टेट रेल ब्रिज है ये। कहाँ पे? रियासी, रियासी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, जो कि किसका हिस्सा? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। ये टोटल 725 मीटर का है, मतलब साढ़े मतलब लगभग समझ लीजिए वही सवा क्या कहते हैं, पौने 1 किलोमीटर तक का है, ठीक है। हाइट इसकी कितनी है, कितने हाइट पे ये? 331 मीटर की हाइट पे है। अब अंजी रिवर, अंजी रिवर से 331 मीटर की हाइट पे है, जो कि अंजी रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? चेनाब की है। ये कनेक्टिविटी के लिए काम आएगा, कटरा से कश्मीर वैली के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर, जो वाटरवेज है, इन्होंने मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टू बूस्ट कैपेसिटी ऑफ कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट के बारे में बता दूं, जब भारत पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी, मतलब कि बंटवारा हुआ था, तो कराची का पोर्ट बहुत फेमस पोर्ट था वेस्टर्न कोस्ट पे अपने भारत के, लेकिन वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट पे कोई पोर्ट था नहीं। तो गुजरात के पास एक कांडला जगह थी, तो उस कांडला को हमने डेवलप किया, ठीक है, एज ए वेस्टर्न कोस्ट। तो कंस्ट्रक्शन किया गया 1950s में एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द कराची पोर्ट, जो कि हम पाकिस्तान को दे बैठे थे। ऑफिशियल नेम इसका क्या? दीनदयाल पोर्ट। इसका कब रिनेम किया गया? 2017 में, अंडर इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। तो इंडियन पोर्ट एक्ट कब बनाया गया? 1908 में आया था। लोकेशन इसकी कहाँ है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ये क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है देख लेते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय कार्गो वॉल्यूम, ठीक है। नंबर 1 पर कौन सा? पारादीप पोर्ट है। इट सर्व्स एज ए गेटवे पोर्ट फॉर द स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल। इट होस्ट कांडला स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे पता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये कांडला में। ये कब बना था? 1965 में। आइए देखते हैं गैप क्या है। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट। गैप और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने साइन किया एग्रीमेंट कि $100 मिलियन का फंड बनाएंगे। कितने मिलियन डॉलर का? $100 मिलियन का फंड बनाएंगे टू सपोर्ट हाई इम्पैक्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। हाई इम्पैक्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन यानी डियोट को,
और एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज। तो मिला के इसका एडिशनल इनिशिएटिव अनाउंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत है, कितना रख पाएंगे इसको जान लीजिए। गैप क्या चीज है? गैप इज ए ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन एक्सेलरेटिंग द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, गोल क्या है इसका? 1 बिलियन पीपल विद एनर्जी एक्सेस, 150 मिलियन पीपल विद ग्रीन जॉब एंड 4 बिलियन टन ऑफ एमिशन अवॉइडेड। फोकस एरिया बस इंपॉर्टेंट जान लिया आपने क्या है। प्लेसेस से न्यूज जान लेते हैं। घाना आपने जानता होगा, घाना एक देश है, उसकी राजधानी अकरा है। मेन इस न्यूज में इसलिए था कि जॉन महामा ये तीसरी बार ये घाना के राष्ट्रपति की शपथ लिए हैं। घाना जो है आज़ादी से पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जानी जाती थी। कब? 1957 में। ठीक है, कोस्ट ऑफ द गल्फ, घाना कंट्री ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ ग्विनिया, साउथ में है, घाना के साउथ में है। आइवरी कोस्ट इसके वेस्ट में है, बर्किना फासो इसके नॉर्थ में है, टोगो इसके ईस्ट में है। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया इसके साउथ में है। क्लाइमेट वेट एंड ड्राई है। हाईएस्ट पीक इसका है माउंट ऑफ अफाजा। ठीक है, डी इसका साइलेंट होगा, माउंट अफाजा। नदियां कौन कौन सी बहती है? वोल्टा नदी, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा। तो वोल्टा याद रखिएगा, वोल्टा सब आ जाएगा तो जान लीजिएगा घाना में है। ठीक है, एक है पारा, पारा एंड तानो, ये भी नदी है। नेचुरली वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड कोकोआ। कोकोआ के सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पता है? ये आइवरी कोस्ट, ये कोट डी आइवरी जो है, ये सबसे नंबर 1 है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।